टेस्ट 2, ठीक है। तो अगेन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, देयर फ्यू पॉलिटी क्वेश्चंस, विल जस्ट रन थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ इनकरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि इनकरेक्ट को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। और चीफ मिनिस्टर के बारे में हमें पता है, वी नो दिस दैट कि अ पर्सन कैन बी मेड अ चीफ मिनिस्टर, उसके बाद फिर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले मेजॉरिटी प्रूव होने ज़रूरी है। तो अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज़ अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। तो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो इनकरेक्ट में तो यही आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिजल्ट्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वी ऑल नो दैट। एक बार सीएम गया तो जस्ट लाइक दे सेल ऑन द सेम शिप, डेथ द चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। डेथ भी अगर हो गया तो भी बात सही है दोनों। द सैलरी एंड द अलाउंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये इजी क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, बट देन अप्रोच पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस डज द प्रेसिडेंट, सो दीज आर इजी क्वेश्चन, सो व्हाट यू गोना डू इज दैट जब भी टेस्ट पेपर आएगा सारे पॉलिटी क्वेश्चन को यू गोना एक सैम्पल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए मतलब डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, यू आर 100% कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो इट विल गिव ऑब्जेक्टिविटी, सॉर्ट ऑफ वे कि हाँ आई एम गोइंग द राइट वे। तो अब प्रेसिडेंट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस डज द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द स्टेट गवर्नर, ठीक है। लेट्स सी, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अगर वो कंसल्ट कर रहा होता है तो ऑफकोर्स चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट जब उसको अपॉइंट कर रहा होता है तो स्टेट से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं उस पर दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द गवर्नर। बट बहुत बार हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, तो इमीडिएटली अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क कर दीजिए और आगे बढ़ के देखिए कि और क्या है। रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, वी ऑलरेडी नो दैट जज ऑफ द हाई कोर्ट को रिमूव करने का एक सर्टन बहुत स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसको हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके से ये होता है। पार्लियामेंट में उसके अगेंस्ट रिमूवल का चार्जेस चलता है एंड एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली तो उसमें स्टेट गवर्नर का कोई रोल ही नहीं है। वी ऑल नो दैट, राइट। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है तो यहाँ पे तो ये कट जाएगा। दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज इंस्टेंसेज वेयर द स्टेट गवर्नर इज नीडेड डेफिनेटली, ठीक है। थर्ड में डिक्लेरेशन ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, व्हाट इज दिस? आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो इसमें ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, एक और वर्ड है, दो इंस्टेंसेस है, या तो गवर्नर रिपोर्ट के बेसिस पर या अदरवाइज, यानी वी हैव दिस ऑप्शन एज वेल, राइट। तो इट्स नॉट नेसेसरीली दैट फॉर दैट ही हैज टू कंसल्ट द गवर्नर, अदरवाइज ऑल्सो ही कैन डू इट। सो दिस इज ऑल्सो, so we have to focus on these words, these small words which completely change the meaning of the sentence. Removal of the state election commissioner, the difference is that state election commissioner को remove करने के लिए हाई कोर्ट का जज को जैसे हटाया जाता है ना, वैसे हटाया जाता है। इसको अपॉइंट गवर्नर करता है पर इसको रिमूवल प्रेसिडेंट करता है, बट इन द सेम मैनर इन विच द हाई कोर्ट ऑफ द जज इज रिमूव। सो इसको आप फिर आप क्लब कर सकते हैं, राइट। आपको पता है ये दोनों साथ, बिकॉज ही इज गेटिंग रिमूव द सेम वे एज द हाई कोर्ट का जज इज गेटिंग रिमूव, तो दोनों होगा या दोनों नहीं होगा, है ना। तो वी नो दैट ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद इज ए, ठीक है। डज द प्रेसिडेंट, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ही इज रिक्वायर्ड। सो नाउ वी ऑल्सो नो दैट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को जब उसको रिमूव करना होता है, अपॉइंट करना होता है, तो नॉट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जान रहे हैं ना, सारे प्रोसेस जान रहे हैं कि लाइक इन द प्रोसेस द गवर्नर हैज़ टू बी कंसल्टेड एज वेल। दिस इज़ द होल प्रोसेस जहाँ पे ये चीज़ें ऐसे फंक्शन करती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, गवर्नर, सारे लोगों को अपॉइंट किया, मतलब को कंसल्ट किया जाता है, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन, 0 आर, ठीक है। ये सब आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे ना, द एडवांटेज ऑफ स्टडिंग लक्ष्मीकांत इज दैट यू गेट ऑल दीज पॉइंट्स एट वन प्लेस, आसानी से हो जाता है। तो जब भी आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आर होता है, फॉलोड बाय 0 आर, एंड देन द एजेंडा ऑफ द डे इज डिस्कस्ड,
तो ये जो 0 आवर है ना, वो इंडियन इनोवेशन है जो 1962 में पहली बार आया था। 0 आवर का मकसद ही इस मतलब क्वेश्चन आर में क्या होता है बेसिकली, जो एग्जीक्यूटिव से अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स एमपीज होते हैं या ऑपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्ट क्वेश्चंस एंड अनस्टार्ट क्वेश्चंस, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है। तो लेकिन ये सब पूछने से पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस। अगर आप रिटन में आंसर चाहिए तो आपको मतलब एक उसका अलग मैकेनिज्म है। बट यहाँ पर जो बीच में एक दिया जाता है ना 0 आवर, इसमें कोई प्रायर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ एन इंडियन इनोवेशन 1962 में जो पहली बार आया। तो देखिए इंडियन इनोवेशन है, पर मान लीजिए आपको नहीं पता है, इट फाइंड्स मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, इसको भी छोड़ दीजिए, मान लीजिए नहीं मालूम आपका, नो प्रायर नोटिस इज गिवन, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, पर इट इज़ नॉट हेल्पिंग द कॉज, पर आपका ये भी बच रहा है उस तरीके से। तो इंडियन इनोवेशन है 1962 में। अब आपके मतलब एकदम ही नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी। तो 1 होगा डेफिनेटली, तो ये कट जाएगा 1 and 3, 1, 2 and 3, तो बचता है आपका 2। इट फाइंड मेंशन इन द रूल प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, इट डज नॉट फाइंड मेंशन, ठीक है। तो द आंसर इज 1 and 3। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। Which among the following is not the judicial power of the parliament, ठीक है, which among the following is not the judicial power, और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, which among the following is not the judicial power of the parliament। तो हमें पता है कि पार्लियामेंट के पास भी अपना कुछ पावर्स है कि वो उसको किसी को रिमूव करना है, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का जज हो, इन सब को रिमूव करने का पूरा प्रोसेस, पूरा ताकत है पार्लियामेंट के पास। इम्पीचमेंट और द रिमूवल, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं, तो वी नो दैट देयर इज अ ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दैट ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट मेंशन दैट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। अंडर आर्टिकल, विच आर्टिकल? 61, ठीक है। तो द पावर टू इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन कर रहा है इसको, ये हटा कौन रहा है? पार्लियामेंट ही कर रहा है, राइट। सो इट इज वन ऑफ द जुडिशियल पावर। पावर टू रिकमेंड द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। पावर टू रिमूव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द ऑफिस, दिस इज डन बाय लोकसभा, है ना, पार्लियामेंट का नहीं है। पर सी ओवर हियर, फॉर द ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज पार्लियामेंटेरियंस का होता है, बोथ। वी नेवर से दैट प्रिविलेज ऑफ अ लोकसभा मेंबर, we say the privileges of a MP, of a parliamentarian। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का होता है। तो ये भी जो होता है ना ब्रीच, तो ये भी होता है, पर दिस इज नॉट द पावर, ठीक है। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में NCM नो, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट इज इनकरेक्ट? Again, see, देखिए ये question is again sort of repeated with what we did last time. The territorial jurisdiction of a high court is coterminous with the territory of the state. मतलब उसका जो jurisdiction है उसके state के साथ coterminous है। हो सकता है कि कुछ लोगों को confusing लगे ये statement, तो थोड़ा देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आएंगे, we'll get back to it. The constitution authorizes the parliament to establish a common high court of 2 or more states. We have already talked about this 7th Constitution Amendment Act, ठीक है। The Constitution authorizes, and so we already know that 7th Constitution Amendment Act is what the Constitution is saying, and it is telling that you make laws. This seems like a correct answer, ठीक है, but we have to look after the incorrect. The Parliament cannot reduce the external territorial jurisdiction of a High Court. We have already seen that it can, right? Cannot. तो ये cannot reduce the, तो this statement is wrong, ठीक है। Among the 9 UTs, Delhi is alone has a separate high court. Yes, this is right. ठीक है, this is right, this is right, this is wrong. So of course this is going to be right also, because there is only one statement is going to be correct. This is statement of the territorial jurisdiction of a high court is coterminous is correct, and which is rightly so. ठीक है। देखिए, this question is very important. Question number 6. Article 77 is very important. UPSC का favorite topic.
बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी आर्टिकल 77 से. व्हाट डज आर्टिकल 77 टॉक अबाउट? आर्टिकल 77 पे क्यों बेस्ड है? बिकॉज आर्टिकल 77 गिव्स द अथॉरिटी टू द प्रेसिडेंट टू मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑफ द बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. ये आर्टिकल 77 के तहत ये ताकत किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. आर्टिकल 77 को स्टार मार्क कर लीजिएगा, गो बैक एंड रीड इट इवन फर्दर, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब ये सब जो है ना, स्टैंडिंग कमिटीज़ और ये सारी चीज़ें, ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन को स्मूदन करने का ही एक प्रोसेस है, ठीक है. इट्स नॉट दैट दीज थिंग्स यू गेट टू फाइंड आर्टिकल 77 जो एम्पावर करता है उसी के बेसिस पे स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती है. जैसे कैबिनेट कमिटीज़ के बारे में देखते हैं, बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज़ हैं. नॉट एवरी कैबिनेट कमिटी इज़ बीइंग हेडेड बाय पीएम. देयर आर वेरियस कैबिनेट कमिटीज व्हिच आर बीइंग हेडेड बाय द होम मिनिस्टर आल्सो, वेरियस कैबिनेट कमिटीज हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो. सो इट डिपेंड्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज empowered the prime minister to constitute the standing committee of the cabinet. President, article 77 empowers the president to make rules with regards to ease of the transaction of the businesses, and ultimately what has happened, it has formulated 2 rules. What are those rules? The first rule is, please write it down, allocation of business rules. Allocation of business rules. This is important, that's why I am dictating. And number 2, transaction of business rules. Transaction of business rule. और इसी ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल जो है ना, इसी के अंतर्गत ये जो भी है कि कंटिन्यू होगा कि नहीं कंटिन्यू होगा, ये पावर दिया जाता है आपका कि कोई कमेटी होगी कि नहीं होगी, ये पावर दिया जाता है. तो ये जो रूल्स बनाने का पावर है ना, प्रेसिडेंट के पास है. सो अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी. ये सवाल इट इज़ नॉट, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉट. तो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ऑल द कैबिनेट कमिटीज, ऑफ ऑल तो नहीं है, ठीक है. दिस हैज़ मेड इट अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट कैन बी कट डाउन. सो आप ध्यान रखिएगा, 2015, 2017 इन सारे ईयर्स के आप प्रीलिम्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखिएगा. A lot of questions have been asked on Article 77 or a lot of questions have been asked on civil services boards. These are important topics, ठीक है. जब भी कैबिनेट सेक्रेटरी से सवाल जो पूछता है, कैबिनेट सेक्रेटरीट, ये सब सवाल पूछता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है जब भी ये इस चैप्टर से पूछता है. सो गिव मोर एम्फेसिस ऑन दीज टॉपिक्स लाइक कैबिनेट सेक्रेटरीट, सिविल सर्विसेज बोर्ड, आर्टिकल 77, इन सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है. With reference to the Speaker of the State Legislative Assembly, which of the following statement is correct? सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लिया कीजिए, करेक्ट है कि इनकरेक्ट. The Constitution has set the timeline for the election of the Speaker. कहीं पे रीड किया है आपने ऐसा कोई टाइमलाइन? यार there is no certainty as to लोकसभा का कितना टाइम तक चलेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, nobody knows, right? जब आप ऐसा अगर टाइमलाइन की 2 महीने के अंदर होगा, चांसेस आर वेरी लो कि ऐसा एकदम कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन कोई मेंशन कर रहा हो. फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड सी एंड रीड द अदर स्टेटमेंट्स. व्हेनेवर आई एम नॉट वेरी सर्टन ऑफ समथिंग आई विल गिव माय वे टू अदर. ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद इन द हाउस. सीम्स लाइक अ राइट ऑप्शन. विद इन द हाउस इज इंपॉर्टेंट. वैसे इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है. सुप्रीम ही कोर्ट तो इंटरप्रेट करता है ना टिपिकली. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दे डू देयर टिपिकली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होता है वो आपको सुप्रीम कोर्ट का होता है. तो व्हाट यू ट्राइंग टू सी ओवर हियर, ये विद इन द हाउस. पर जब एक हाउस की बात अगर होती है तो लोकसभा का स्पीकर जो है द फाइनल से उसी का होता है इंटरप्रेटर. तो अब हम लोग दूसरे ऑप्शंस देखते हैं. क्या? द स्पीकर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू द डेप्यूटी स्पीकर. सीम्स लाइक अ राइट ऑप्शन, ठीक है. आर्टिकल 178 फॉर लोकसभा स्टेट्स. लोकसभा 178 तक जाता ही नहीं है, ठीक है. लोकसभा की बातें इतनी दूर तक जाती ही नहीं. आर्टिकल 93 में और लोकसभा की बात हो रही है, 178 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है, ठीक है. तो थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है ना कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन को देखिए. इट वॉज टॉकिंग अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. लोकसभा की बात कहाँ से आ गई? क्लियर है? स्टेटमेंट है सही, एज सुन एज पॉसिबल
मे बी चूज 2 of the member to be the speaker and चीज़ सही है, आर्टिकल 178 बोल करके मामला ख़राब कर दिया है ना. तो what is the answer? The last statement is wrong, the third statement is right, and the first statement is also wrong. ठीक है, which of the following statement is correct? C. ठीक है, करेक्ट. ठीक है ना, करेक्ट. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे आते हैं. सेवर योर आर्म मतलब हाथ काट देना. टिपिकली सेवर योर आर्म मतलब ना, जैसे मान लो कि कोई कैंसरस सेल अगर बॉडी में आ गया है तो यू हैव 2 ऑप्शंस एज टू सेव द पर्सन, ईदर कट हिज आर्म और लेट हिम डाई. ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ हिम टू लिव यू विल amputate his arm and in the process that person gets to live, right? Even though this might turn out कि यार हाथ काट दिया and it will be difficult for him to live. सीवियर मतलब काट देना. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसा लॉ बना है, मान लो दिस लॉ, एक सर्टेन लॉ जिसके कुछ 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, component 1, component 2, component 3, wherein the component 3 is turning out to have those provisions which is against the the ethos of the constitution, and it is completely in contravention to what the constitution says, then you do not have to completely remove the entire law. Getting the point? You just need to remove this particular component and in the process this law gets to live. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि कुछ अगर इशू है 10 बातें हैं, 2 बातें नहीं है सही, तो पूरी बात को ही ख़त्म कर देना. जैसे अगर इंडिया में मेरे को नेशनल इमरजेंसी लगाना है, केरला में कुछ मामला चल रहा है बहुत, तो पूरे इंडिया में लगाने की आवश्यकता तो नहीं है ना. मतलब ठीक है, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं भैया ये वहाँ के लिए है. इट डज़ नॉट हैव टू लाइक एनी फॉर ऑल द पार्ट ऑफ इंडिया. जहाँ पे जो प्रॉब्लम है उस पर डील करने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम जाएगा, नॉट फॉर द एंटायर. लॉजिकल भी है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यही कहता है कि टू रिड्यूस द डिले इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस, नहीं, टू डिक्लेयर द पार्ट ऑफ एन एक्ट इज डिक्लेयर्ड वॉइड एंड नॉट द होल ऑफ इट. ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट. क्लियर है सबको? दैट इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज. इट्स इंपॉर्टेंट, यूपीएससी डज आस्क क्वेश्चंस एट टाइम्स. ठीक है, हमने पढ़ा अभी ये सिटीजनशिप वाला बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट. Over here, let's study about overseas citizens of India. ये overseas citizens of India basically अभी 2015 में क्या हुआ ना, persons of Indian origin was merged with OCI, overseas citizens of India. These are those people who are not citizens, but they are sort of people from other origin. जैसे मान लीजिए एक NRI है, NRI citizen है, it's just that he is staying out of the country for a substantial period of time, which is 182 days से ज़्यादा बाहर रह रहा है, और taxation purposes से ये mechanism है. He is non-residential Indian, nonetheless he is an Indian, he has a passport of India. ठीक है, but in this particular case with OCIs, they are not the citizens of India in real sense, but if they continue to be OCIs for 5 years, they qualify to become the citizens of India in time. ठीक है, तो these are sort of persons of Indian origin, एक तरीके से आप कह सकें. तो इसमें जो बेसिक क्राइटेरिया होता है कि 3 जनरेशन, वो खुद, उसके डैड और उसके ग्रैंड पेरेंट्स कभी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या इन सब जगहों के से सिटीजन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ना रहे हो. ठीक है, दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया. और ये 5 साल तक अगर रहेगा तो ये एलिजिबल हो जाएगा इंडियन सिटीजनशिप के लिए. इनके साथ अच्छी बात, इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, दे आर नॉट सिटीजन्स बट दे आर नॉट एलियंस एट द सेम टाइम. ये बीच में कहीं होते हैं, तो इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलता है. For example, if somebody is coming to India and he has to go to the FRRO, मतलब रजिस्टर करवाने के लिए हर बार कि I want to stay in further, they don't need to do that. इनके पास जो है काफ़ी जैसे they cannot hold the constitutional position, they cannot get government job, they cannot buy the agricultural land, but इसके अलावा जो भी एक typical citizen को जो भी facilities मिलते हैं वो इनको मिलती हैं. मतलब इनको सहूलियतें ज़्यादा हैं vis-a-vis somebody who is नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे सहूलतें क्या क्या हैं, जैसे कि मल्टीपल टाइम्स वो इंडिया में इंटर कर सकता है, हर बार के लिए वीज़ा उसको नहीं चाहिए. ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या हो सकती हैं, उसको बार बार FRRO में जा कर के अपने आप को रजिस्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है. ही कैन कम मल्टीपल टाइम्स टू इंडिया. ठीक है,
और कैसे, जैसे उसका जब वो इमिग्रेशन सेंटर जाता है तो उसको स्पेशल इमिग्रेशन सेंटर का लाइन मिलता है, ही डजंट हैव टू गो टू द सेम प्रोसेस जैसे कि कोई बाहर वाला आदमी को टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इमिग्रेशन में, इसके लिए एक अलग प्रोविज़न मिलता है। और कुछ कुछ है जैसे कि नॉन फार्म प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें ये रख सकता है, तो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी इसके पास। और ये इफ़ दे कंटिन्यू स्टेइंग फॉर 5 years एज OCI देन दे बिकम एलिजिबल टू बिकम इवन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से जो डायस्पोरा है, फॉरेन डायस्पोरा, उसको किस तरीके से अपने सिस्टम में इम्बाइब करने का एक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ओवर हियर सी व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, OCI कार्ड होल्डर्स गेट वोटिंग राइट, ये तो एकदम ही गलत है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। होल्ड अ गवर्नमेंट जॉब एंड परचेज एग्रीकल्चर, दे कैन नॉट डू दैट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। Which of the following statements describe the term negative liberty? I suggest that each one of you go through the NCERTs, the basic books, and one of those books is political theory that you have to read in class 11th. वहाँ पे concept of liberty है, ठीक है, and it's called negative liberty, which has been given by Isaiah Berlin. Political science में तो पढ़ना ही है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ना ही है। वैसे एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, और यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस आल्सो ऑन कपल ऑफ ओकेजन्स, व्हाट डज लिबर्टी मीन, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, इट हैज़ बीन पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड गिवन बाय यूपीएससी। तो अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा ना, तो आपको लगेगा यार ये लिबर्टी मतलब एब्सोल्यूट, एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब क्या, मतलब कुछ कंस्ट्रेंट ना रहे, वो एस्पेक्ट पे आपको लगेगा। पर एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि लिबर्टी इन वन सेंस इज एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब कोई रुकावट नहीं है, आपको एम्पल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। तो नेगेटिव लिबर्टी इज अ सॉर्ट ऑफ, इट रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, तो आई मीन इट रिफर्स टू द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है बेसिकली, एंड यूपीएससी हैज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन 2017 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है, कि ये लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट। दिस आइडिया ऑफ नेगेटिव लिबर्टी वाज गिवन बाय हिम, Isaiah Berlin was the one who gave this idea of negative liberty. Liberty का जो कॉन्सेप्ट है ना, उन्होंने इन्हीं के द्वारा दिया गया। दैट इज़ वाई वी सी दैट, आई मीन जब नेगेटिव लिबर्टी की बात आती है, बेस्ट, देखिए यूपीएससी इज अगेन गोइंग टू यूज बेस्ट डिस्क्राइब्स, other statements might also sort of describe or reflect upon. UPSC is going to use the word reflect upon, or sort of, you know, describes, best describes. So this is the statement that has been picked up by NCERT, so we are going to go by this, and so this is what exactly means. And political science वाले students जो भी हैं, they'll have to read about it in detail, ठीक है। तो basically इसका आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which of the following fundamental rights empowers the citizens to approach the Supreme Court when any of his fundamental right is violated? Article 32, ठीक है, right to constitutional remedies. This has been referred to as the heart and soul of the Constitution by Mr. B.R. Ambedkar. So much so that any of the provisions that are lying in the Constitution holds absolutely no meaning unless this Article 32 is actually put to real exercise. But over a period of time, Article 21 has sort of taken precedence than this Article 32. With the more and more interpretation of Article 21 being done by the Constitution, by the Supreme Court, we find that Article 21 has emerged as the most important provision of the Constitution. But still, when you say that this is Article 32, ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन आता ही है यूपीएससी में, दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस एज टू प्रेसिडेंट रूल क्या है, ये सब वो सब। प्रेसिडेंट रूल सारा ऐसा है कि आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, व्हिच ऑफ द गवर्नमेंट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो सिंपल सी बात है, एक नेशनल इमरजेंसी होता है 352, एक प्रेसिडेंट रूल होता है आर्टिकल 356। बेसिकली एक स्टेट जो है ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया है, ठीक है, मतलब द स्टेट कैन नॉट बी रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस दैट हैव बीन मेंशन
for it in the constitution. 245, 246 ऐसे टिपिकल आर्टिकल्स होते हैं जिसके बेसिस पे सेंटर बताता है कि तुम कुछ चीज़ों में कि स्टेट को ये सारी चीज़ें करनी, मेंटेनेंस ऑफ द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ये सारी कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है। पर मान लो अगर स्टेट उसको फॉलो नहीं करता है, और भी ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, देन ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नर रिपोर्ट, गवर्नर जो है वो एजेंट है प्रेसिडेंट का इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, वो रिपोर्ट बना करके देता है कि ओके लिसन, दिस स्टेट इज़ नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द वे इट इज़ सपोज टू फंक्शन, बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट और अदरवाइज दिस रिपोर्ट इज़ नॉट अ नेसेसिटी. The central government has the authority कि it can take the it can take the reference of this governor report, or otherwise also if it feels that the provisions are not being fulfilled by the state because of various reasons, it can impose the president rule. Now the interesting thing is कि president, ये जो आपका state में breakdown of machinery यही premise है ना आपका, तो इसका जो assembly है ना उसी को suspend कर दिया जाता है. In some matters even dissolved, but now that is not the norm. Dissolution of the state assembly is not the norm, but typically suspend. अब अगर suspend कर दिया गया तो कानून कौन बनाएगा? कानून तो नहीं बनेगा. They are all sort of out of job, sort of law making process से तो बाहर हो गए. तो कौन कानून बनाएगा? क्या वो स्टेट फंक्शन नहीं करेगा? वो करेगा फंक्शन. उसके लिए कानून पार्लियामेंट बनाएगा. या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो प्रेसिडेंट रूल का होता है ना, वो होता है डेलीगेशन ऑफ पावर. दिस इज़ वॉट डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन दिस एंड नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी में आपका जो वो होता है ना, वो सस्पेंड नहीं होता है, डिज़ोल्व नहीं होता है. वो ऐसा होता है कि वो अपना कानून बनाएगा, पर अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना दे तो उसके बनाए हुए कानून को वो ओवर पावर कर देगा. बट यहाँ पे क्या है, वो स्टेट असेंबली ही सस्पेंडेड है, कानून बना ही नहीं सकता. तो आप, और प्लस ऐड टू द फैक्ट कि डेलीगेशन ऑफ पावर इज गोइंग ऑन. इसका मतलब या तो पार्लियामेंट खुद कानून बनाएगा या पार्लियामेंट किसी को डेलीगेट कर देगा. वो डेलीगेशन वो या तो प्रेसिडेंट को करेगा या ऐसा कोई आदमी जिसको प्रेसिडेंट बोलेगा कि यू डू इट. ही कैन बी गवर्नर और ही कैन ऑल्सो बी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट. पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल. एग्जीक्यूटिव बिकम्स पावरफुल ना. गवर्नर, कई बार आप स्टेट में क्या बोलते हैं कि गवर्नर रूल लगा हुआ है. क्यों बोलते हैं? गवर्नर रूल जैसा कोई वर्ड ही नहीं है. इट्स प्रेसिडेंट रूल. दिस प्रेसिडेंट रूल बिकम्स इक्विवेलेंट टू गवर्नर रूल. डेलीगेट कर दिया गया, और एक बार डेलीगेट कर दिया गया तो वो बंदा देखेगा. पार्लियामेंट डजंट हैव टू नेसेसरली कम इनटू. डेलीगेटिव लेजिस्लेशन ऐसा होता है कि मोटा मोटा जो कानून होता है वो आपको बना करके दे दिया, और एग्जीक्यूटिव उसमें रूल्स, थ्रू रूल्स, बाय रूल्स, नोटिफिकेशन, ये सब करके एग्जीक्यूटिव डालते रहता है उसमें. तो ये जो भी एक तरीके का कानून बनाना ही हो गया ना. क्या देखिए, आर्टिकल 13 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जब आप लॉ की बात करते हैं तो लॉज एंड बाय लॉज की बात करते हैं ना, तो उसमें आपका नोटिफिकेशन भी आता है, उसमें आपका रूल्स भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं. अब ये सब जो है लॉ का ही शेप है. तो लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है या स्टेट लेजिस्लेचर का है. पर क्या होता है, दे आर नॉट दैट वेल इक्विप्ड, टाइम इज़ नॉट सो मच इन देयर हैंड, दे आर नॉट नॉलेजेबल. तो वो मोटा मोटा जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है ना वो बना देते हैं, और जो भी चीफ सेक्रेटरी और IAS ऑफिसर्स होते हैं ना वो उस पर रूल्स बना रहे होते हैं. तो अगर सेंट्रल लेवल पे कोई कर रहा है तो वो एग्जीक्यूटिव कैबिनेट सेक्रेटरीट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है तो चीफ सेक्रेटरी कर रहा है ना स्टेट में. तो लॉ लेकिन बना रहा है आपका ब्यूरोक्रेट्स, विच इज़ नॉट द राइट थिंग, राइट. लॉ हैज़ टू बी मेड बाय द लेजिस्लेचर्स बिकॉज पीपल ने इलेक्ट करके उनको भेजा है. दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. पर इस केस में क्या हो रहा है, गवर्नर को दे दिया. एक तरीके का ये भी तो डेलीगेटेड ही लेजिस्लेशन है. जब कानून बन रहा है डेलीगेट कर दिया गया ना, दिस इज ऑल्सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अगर आप उसको एक एस्पेक्ट में देखना चाहें तो. ठीक है. तो जब तक ही ये कानून रहेगा, प्रेसिडेंट रूल के ख़त्म हो जाने के बाद भी ये रहता है. ठीक है. मतलब अगर आपका ये कानून किसने बनाया है, किसी ऊपर वाले ने, मतलब ऊपर की कोई एजेंसी है जो काम कर रही है. तो टिपिकली ये आप सवाल देखिए, द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल्स. ठीक है. प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है.
ये तब है कि अभी भी कानून पार्लियामेंट बना रहा है। फाइनल पॉइंट समझिए, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट कर रहा है। पार्लियामेंट हैज़ नॉट येट डेलीगेटेड इट टू प्रेसिडेंट, बट पार्लियामेंट कानून तभी बनाएगा ना जब वो सेशन में रहेगा। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस दे करके प्रोमलगेट कर रहा है गवर्नेंस के लिए। बट अगर ये पार्लियामेंट सेशन में भी है बट इसने डेलीगेट कर दिया है प्रेसिडेंट को, देन इट गेट्स आउट ऑफ द सीन। अब कानून बनाने का काम प्रेसिडेंट करेगा, चाहे सेशन में रहे चाहे ना रहे। गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्लियामेंट passes the state legislative bill, of course when it is in session, but here when the parliament is not in session, president can promulgate ordinance. बात समझ में आई? And the period for which a law made during the president rule remains in force is coterminous with the duration of the president rule. मतलब जब तक president rule रहेगा तभी तक कानून रहेगा, ये बात कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉट राइट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, इट इज नॉट कोटर्मिनस। और लास्ट पॉइंट है द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट इज एंड द स्टेट। ठीक है, सारे चीज तो सिमिलर ही बात कर रहा है ना, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। गेटिंग द पॉइंट? विथ रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग जानते हैं नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब वॉज एस्टैब्लिश्ड एज एन एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यानी ये बात कर रहा है जब नेशनल 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करने के बाद 338A बनाया गया। दिस वॉज 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अंडर द 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट the combine of National Commission for Scheduled Caste and Scheduled Tribe was formed, but it was only in the 89th when it became an exclusive constitutional body. Getting the point? यहाँ पे focus दीजिए exclusive पर, to safeguard the interest of the Scheduled Tribe by the 65th Constitution Amendment Act. तो ये गलत हुआ कि सही? Exclusive 65th में बना कि 89th में? है ना, बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट गलत है। द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ द ऑफिस आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। उससे प्रेसिडेंट होता है लेकिन देखते हैं, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए। द कमीशन इज मैंडेटेड टू टेक मेजर्स टू इंश्योर फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, है ना, पीसा उसा के लिए करना है, ये तो सही है ना। आगे देख लेते हैं। The NCST consists of a chairperson, a vice chairperson and 5 other members. 3 members होते हैं। ठीक है, 3 members होते हैं, 5 members नहीं होते हैं। ये कट गया, ये सही है, ये सही है। हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट ढूंढना है क्या? तो सेकंड वाला जो है ना वो पार्लियामेंट, मतलब Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? तो पहला इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, the conditions of the services and tenure of the office are determined by the parliament. I think it is done by president if I am not wrong. ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना ग्लिच है, मतलब पीसा भी सही है, ये गलत है। This is wrong, this is right, that the first one is wrong. So this got to be wrong, no? ठीक तो है, ये गलत है। तो डन बाय प्रेसिडेंट, तो ये सही है। आंसर इज सी। ठीक है ना, ठीक है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। ठीक है, वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिख रहा है आप लोगों को? Which of the following statement is correct with reference to the reservation of seats in पंचायत राज institutions? तो हमें पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ SC/ST एट ऑल द 3 लेवल्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये सही है स्टेटमेंट, एकदम डायरेक्ट स्टेटमेंट है।
ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। दूसरा, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द चेयरपर्सन द पंचायत एट ईच लेवल शैल बी रिजर्व फॉर विमेन। विमेन के लिए है पंचायत में, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, दीज आर डायरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। क्लियर है, बोथ 1 and 2 होगा। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आते हैं। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट थोड़ा भी आपको पता होगा, फ्यूचर, ऑप्शंस, स्पॉट, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं। बेसिकली कमोडिटी में 4 तरीके की कमोडिटी होती हैं, और वो 4 तरीके की कमोडिटीज़ लिख लीजिए क्या होती हैं। मेटल, एनर्जी, एग्रीकल्चर, मेटल, एनर्जी, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड मीट। और बहुत सारे ऐसे कमोडिटी मार्केट्स हैं, जैसे आपके MCX, ठीक है, फिर कुछ कुछ जैसे NCDX। ये एकदम ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम कोर, मतलब आपका ICEX, मल्टी कमोडिटी इंडेक्स भी आपका होता है, ठीक है। तो बेसिक, जैसे अगर आप लोगों में से कोई भी शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते होंगे, ज़ीरोधा वगैरह में या ग्रो में, देयर इज़ अ फ्यूचर का ऑप्शन भी एक होता है कमोडिटी मार्केट, जिसमें होता है बेसिक आइडिया। पर ये सब जो भी है, इनको सेबी ही आपको रेगुलेट करती है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट को इंडिया में सेबी रेगुलेट करती है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड इन द कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इज़ द ओनली कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। ये गलत है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स वर ओरिजिनली डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ, ये सही, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टी कमोडिटी के अलावा भी आगे चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें टेक अवेज ये है कि 4 तरीके के मार्केट्स होते हैं, सेबी इसको रेगुलेट करता है, बस मोटा मोटी ये समझिए, आगे बढ़ता है। अब डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, which of the following statement is true? Controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. लगता है क्या? मनी सप्लाई वगैरह कौन करता है? ठीक है, और कौन सा इंडेक्स को माना जाता है? CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बेस माना जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है। RBI हैज़ नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये स्टेटमेंट ही गलत है। डिक्रीज मनी हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो बता दिया। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या? मनी सप्लाई जितना मार्केट में बढ़ेगा, इसका मतलब है आपके पास भी पैसा है, मेरे पास भी पैसा है, सबके पास है, तो हम लोग इसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसकी कीमत है 1 करोड़, आपके पास भी पैसा इतना है मार्केट में, मेरे पास भी है, सबके पास है, तो उस प्लॉट ऑफ लैंड की कीमत बढ़ जाएगी ना। तो हम लोग कहते हैं मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इसी को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर ये पेन की कीमत 10 रुपये है, अब इस मतलब इसमें उसको बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, लेबर चार्ज चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तब जाके ये पेन बनता है, मार्केट में आता है। तो एक प्रोड्यूसर का इंडेक्स होता है, फिर मार्केट में आके कंज्यूमर का इंडेक्स होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए इसको पेन को बनाने के लिए जो मटेरियल आ रहा है वो चाइना से आता है। अब चाइना ने उसका सप्लाई रोक दिया, इंडिया और चाइना में कुछ इशू हो गया, तो सप्लाई कम हो गया, तो इसकी कीमत बढ़ गई, तो इसका इनपुट कॉस्ट बढ़ गया, तो उसकी कीमत बढ़ गई, तो दैट इज ऑल्सो इन्फ्लेशन टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉस्ट पुश हो गया, डिमांड पुल हो गया, ठीक है। डिमांड बढ़ रहा है और ये, तो इन्फ्लेशन 2 तरीके का होता है। तो डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये पॉइंट सही है, ठीक है। इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसका फॉरेन कैपिटल से कुछ लेना देना है? इट इनकरेजेस द इनफ्लो ऑफ द फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कुछ भी लेना देना नहीं। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द PSUs, ये है आर्टिकल 280 में आप पढ़िएगा ना फाइनेंस कमीशन के बारे में, टॉक्स अबाउट दिस, ठीक है। इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा देर के लिए रोक देते हैं, कन्फ्यूजन ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं बाद में पता चलता है। नन ऑफ द स्टेटमेंट A, B and C इज करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, इट फैसिलिटेट्स, देखिए यही है फाइनल पॉइंट, इट रिकमेंड्स,
फैसिलिटेट कभी नहीं करता है कोई कमीशन, फ़र्क महसूस कर रहे हैं? एडवाइस करता है, फैसिलिटेटर नहीं है। कमीशन का काम है बस एक रिपोर्ट बनाओ, टर्म ऑफ रेफरेंस जिसको TOR कहते हैं, और गवर्नमेंट को सबमिट करो और बात ख़त्म। बाकी गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करेगा या नहीं करेगा वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। छोटा सा वर्ड है लेकिन कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्रिएट करता है। फैसिलिटेट्स नहीं, इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। ये कुछ भी नहीं करता, बस एडवाइस देगा कि निकलता है, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है। नन ऑफ द स्टेटमेंट, ये UPSC में आया हुआ सवाल है, याद आया मेरे को, 2016, ठीक है। UPSC का सवाल ऐसे ही होता है। तो इस स्टेटमेंट को टिक मारने के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको तीनों स्टेटमेंट पता है। देखिए, ऑन इट्स वेरी स्लिपरी ऑल्सो। फैसिलिटेट में अगर उड़ाइएगा मामला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अच्छा है, स्टार मार्क कर दीजिएगा इसको। 23rd, मदन मोहन मालवीय। हिस्ट्री में ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। मदन मोहन मालवीय राइट लीनियज के थे, मतलब राइट विंगर इनको आप कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 4 बार कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। राजीव अहिर के लास्ट में आप जाइएगा तो बहुत सारे कौन से कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन से, लास्ट में एक लिस्ट बना हुआ है कौन सा प्रेसिडेंट कितने बार रहा है, 3 बार रहा है, 4 बार रहा है, गांधी जी 1 बार रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो फाइनल पॉइंट्स हैं ना वो याद कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। पर फिर भी देखते हैं आगे क्या। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये स्टेटमेंट सही है। गांधी जी जब आप 1915 में गांधी जी ने भी अटेंड किया था ये, उस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए हुए थे। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम what was the name of that Irish lady? I'm forgetting her name. Annie Besant. Annie Besant was a very popular politician at that particular point of time. तो even she had, जब इसका इनाग्रेशन चल रहा था ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो गांधी जी was also present there. तो एक तो ये भी है। मदन मोहन मालवीय is the co-founder of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. He was given the title of महामान by महात्मा गांधी। ये सब स्टार मार्क कर लीजिए। ये सब सवाल जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही है, शायद 80s या 90s में, पता नहीं कब का है। ये भी सवाल है। और ये सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मल्टीपल टाइम। तीनों स्टेटमेंट सही है। अब अगर आपको नहीं पता है मदन मोहन मालवीय के बारे में, तो जैसे 3rd तो आप जान रहे, इतना तो बेसिक जानना आपके लिए ज़रूरी है। 3rd है तो ये कट जाएगा। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ महामान बाई महात्मा गांधी। ये सुना तो नहीं है, इतना कॉमन नहीं है। महामान मतलब महा मतलब महा, और मान मतलब इंसान या मनुष्य से मान मतलब सम्मान, somebody who is very respectable। तो इतना भी ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता है महा। लेकिन फिर दिमाग में ये भी आता है कई बार कि यार ये राइट विंगर्स थे कांग्रेस में, इतनी बार कैसे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, होता है ना थॉट प्रोसेस। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन दैट इज गोइंग ऑन। ये सवाल आई वुड नॉट रिगार्ड एज अ वेरी इजी क्वेश्चन अनलेस यू डेफिनेटली नो। ये में आप डेफिनेटली आप जान सकते हैं अगर आपको ये पता है, और ये बेसिक चीज़ है, आपको रटना होगा कि कौन कौन से कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। तो आपको 1 और 3 पता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 1 और 3 सिर्फ एक ही जगह है, ऐसा और कहीं नहीं है कि आपका 1 और 3 लिखा हुआ है कहीं से। 1 और 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ एक ही है 1, 2 और 3। तो 1, 2 भी होगा। यही एकमात्र तरीका है। एंड दिस इज अंडरस्टैंडेबल, इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। (26) में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये सारे मतलब दूसरे ज्योग्राफी के हैं। अब ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सन टेम्पल इन कोणार्क। ये आपको उड़ीसा का सवाल है, ठीक है। चंडेला रूलर था क्या? गंगा, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। लेकिन मान लीजिए आपको नहीं पता है। कलिंगा आर्किटेक्चर रीजनेबल है, होना चाहिए कलिंगा। यूनेस्को होना चाहिए, लगता तो है कि होना चाहिए। तो ये कट गया, ये कट गया। 2 और 3 बने। अब फंस रहे हैं आप यहाँ पर ही, चंडेला रूलर पे ही फंस रहे हैं। तो भाई ये हल्का फुल्का देखिए, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या मिडिवल हिस्ट्री, तो आपको दिखेगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको दिख जाएगा। NCERT में दिया हुआ है बाकायदा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं तो वो तरीका बता रहा हूँ कि अगर कुछ नहीं पता है तो। चंडेला रूलर है नहीं, रूलर इज गंगा, ईस्ट गंगा डायनेस्टी।
ईस्ट गंगा डिनेस्टी। तो आपका आंसर है 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन। क्लियर है, वही जो मैंने आपको बताया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि अगर आपकी कोई कंट्री है या कोई भी कंट्री जिसको कह रहा है कि इंडिया है, इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द फाइनल प्रोडक्ट का जो भी आपका कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ आप कह सकते हैं। मान लीजिए मान लीजिए 10 पेन आपने बनाया और 10 पेन की कीमत 10 रुपये है, 100 रुपये सेलिंग, मतलब फाइनल प्राइस जो है इसका। ठीक है, वी से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज 100। अब मान लीजिए आपने 20 कलम बनाया और इसकी कीमत 15 रुपये है, तो 300 हो गया। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जीडीपी इज़ 100 या द जीडीपी इज़ 300। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कलम सिर्फ 8 बनाई हो और आपकी कीमत बढ़ गई हो, 30 रुपये 40 रुपये की एक पेन हो गई हो, है ना। बनाया आपने 8 ही कलम है। ये जो फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट है ना, ये फाइनल गुड एंड प्रोडक्ट, दैट इज सॉर्ट ऑफ एन इंडिकेशन कि आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है। पर आपने 8 ही बनाया हो और 40 बनाया, इसलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो ये जो बेस प्राइस होता है ना, उसी को लेकर के हम लोग देखते हैं। तो मान लो कि अगर आपने 300 वर्थ का कोई सामान बनाया, तो इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, तब आपको रियल सेंस पता चलता है कि आपने कितना प्रोड्यूस किया है। मतलब जीडीपी का बढ़ने का 2 कारण हो सकता है, या तो कॉस्ट बढ़ गया या तो असल में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है। तो विच इज़ द रियल थिंग विच इज़ गेटिंग रिफ्लेक्टेड? In order to know that, we use the concept of real GDP and nominal GDP। और जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी की बेसिस पे हमको एक आइडिया भी लगता है कि हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग एक क्वांटिटेटिव मेजर में लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट के जो आता है फिगर, उसके बेसिस पे लेते हैं। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है या किसकी वजह से हो रहा है, ये पता करना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो उसमें इन्फ्लेशन का भी बहुत रोल होता है। इन्फ्लेशन थोड़ा रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा सा, इन्फ्लेशन होना भी अच्छी बात है, मोटिवेशन रहता है प्रोड्यूस करने का ना। अगर मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये रहेगा कि मैं 10 रुपये का बना करके 12 रुपये में बेचूंगा, 2 रुपये का मेरे को प्रॉफिट होगा, तभी तो मैं मोटिवेटेड हूँ इसको प्रोड्यूस करने में। और मेरे ऐसे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हैं जिसको प्रोड्यूस करेंगे। अगर ये होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, आप एक प्रोड्यूसर है, मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, बाकी लोग प्रोड्यूसर्स हैं, उनका मोटिवेशन प्रॉफिट मेकिंग है। पर ये जो गैप है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये इन्फ्लेशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन, नाम ही से लग रहा है कि कहाँ से उसका स्रोत है, उसका एक सर्टिफिकेट उसके पास आना चाहिए। अगर आपके पास मालदा का आम है तो मालदा डिस्ट्रिक्ट है आपका बंगाल में, या उस तरीके की चीज़ें हैं जो कहीं से भी आ रहा है, या आपका तिरुपति का लड्डू है, तो एक तरीके से जो चीज़ का जो ओरिजिन है ना, उसका जो सर्टिफिकेशन होता है। तो टिपिकली इसमें क्या होता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो भी आप गुड्स को इधर उधर बेच रहे हैं, जो इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आते हैं 61 में, क्योंकि बीच के सारे क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के हैं। ठीक है, सारे इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, आप लोग देख लेंगे तो पता चल जाए। ये तो फिर स्कीम का क्वेश्चन हो गया, DIU। ये हालांकि मुझे करवाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, DIU। बेसिकली क्या होता है कि जो भी कमर्शियल जो भी कम्युनिकेशंस होता है ना, जैसे कोई आपका मार्केटिंग कॉल्स आता है, एयरटेल से मार्केटिंग कॉल आ रहा है, या इस तरीके के जो कॉल्स आते हैं, उससे भी आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंस होने लगा है टिपिकली। तो सरकार ने ये अनाउंस किया है अभी, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, इसको बनाने की बात कही गई है। तो ये क्या काम करता है कि टेलीकॉम रिसोर्सेज से जो भी थ्रेट आ रहे हैं ना, इसका आंसर है 61 का A।
तो जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग आपका, या फिर आपका एयरटेल कम्युनिकेशन से जो आ रहा है, इनसे रिलेटेड जो आने वाले सोर्सेज हैं उसको पकड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने सोचा एक बार मेंशन कर देता हूँ। अब हम लोग आते हैं 82। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कोई सवाल ही नहीं है, सारे स्कीम वाले सवाल हैं। 82 में आ जाता है, सारा साइंस एंड टेक है इसमें। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यूपीएससी में भी पूछा गया सवाल है, ये 2013 का सवाल है। और वैसे भी इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेसिक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें नहीं होता। सिल्वर स्टॉक नहीं होता है, गोल्ड स्टॉक, गोल्ड होता है। ठीक है, फिर आपका FRI, इसमें आपका SDR होता है, FCA होता है। ठीक है, और RTP रिवर्स ट्रांच, आपका देखिए रिवर्स IMF रिजर्व ट्रांच, ये सारे चार का कॉम्बिनेशन, और SDR होल्डिंग या RBI इनका कॉम्बिनेशन रखता है अपने पास फॉरेन एक्सचेंज में, ताकि इमरजेंसी में जो भी चीज़ हो इसका इस्तेमाल किया जा सके। सिल्वर स्टॉक नहीं रखता है। फॉरेन करेंसी जो तो दूसरे अलग कंट्रीज़ का फॉरेन करेंसी का एक बास्केट बना करके रखता है। ठीक है, डॉलर्स भी होता है, पाउंड्स भी होता है, सब चीज़ होता है फॉरेन सेंट्रल बैंक के साथ। फिर SDR होल्डिंग होता है, ये सारी चीज़। ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, बहुत बेसिक सवाल है, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कोई बात ही नहीं है। 1, 3 एंड 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये FII और FDI में क्या डिफरेंस होता है। अगर एक इसको हॉट मनी कहते हैं कि अगर कोई पैसा डालता है आपके मार्केट में और पे खींच लेता है इमीडिएटली, तो दैट इज़ FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी इसको कहते हैं। पर अगर कोई बाहर की कंपनी आती है, इन्वेस्ट करती है, ऑफिस खोलती है आपके बॉर्डर के अंदर, जैसे कि अगर, तो वो ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे एक NRI डिपॉजिटिंग मनी इन एन इंडियन बैंक, तो ये FII है, FDI नहीं है। ठीक है, तो कट गया, तो 3 काट दीजिए। अ चाइनीज़ कंपनी एक्वायरिंग 100% स्टेक इन इंडियन फर्म, एक तरीके से आपका FDI है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अ जर्मन कंपनी ओपनिंग अ कार मैन्युफैक्चर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर है 1 और 2। हाँ प्लीज़ बताइए। फर्स्ट ऑप्शन क्यों है? देखिए एक चीज़ तो पहले ये कि मान लीजिए कि फर्स्ट नहीं है, इस क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। थर्ड भी तो नहीं होगा, फर्स्ट और थर्ड चला गया, फर्स्ट चला गया, थर्ड चला गया, तो आपके पास बचता है, कुछ भी ऑप्शन नहीं बच रहा है। थर्ड हटा दीजिए, 1 ओनली 1 और 2 बच रहा है, पर इसका मतलब 1 तो है ही, डेफिनेटली है। चलिए ये एक तो इसके एस्पेक्ट से हो गया। ठीक है, अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आ तो रहा है ना, वो खरीद रहा है, तो बेसिकली वो इंडियन कंपनी किधर था? अगर आपका टाटा जाके जैगवार को ख़रीद रहा है, तो उधर उसका प्लांट तो है ना भाई। वो जैगवार को उसने ख़रीद लिया UK जा करके, पर उसने वहाँ पे वो अब है तो वो इंडियन ही, और UK की कंपनी को ख़रीद लिया, तो है तो उसका FDI ही ना। आप समझ गए? ऐसे ही अब देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इकोनॉमिक्स आप लोगों का हो गया है क्या? पढ़ाया गया आप लोगों को? आधा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट तो मैंने ही पढ़ा दिया अभी, मनी सप्लाई। ठीक है, CRR SLR ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख ही लिए। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इसका आंसर सारा पॉइंट है, देख लीजिए 2 पॉइंट देखिए। नेट कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, मतलब बाहर से जो आ रहा है पैसा और इधर से जो पैसा जा रहा है, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑफ अ कंपनी, ऑफ अ कंट्री। इंडिया है, US है, नेट फैक्टर इनकम जो है यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है, नेशनल इनकम आपको कैलकुलेट किया जा रहा है। तो एक पैसा जो इधर से आ रहा है और एक जो यहाँ से पैसा भेज रहा है, कुछ अमेरिकन जो इधर होगा वो उधर पैसा भेज रहा है। नेट कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, नेट इनकम। अब देखिए ये इसको समझाने जाऊँगा ना तो 20 मिनट लगेगा, तो मैं बस आपको एक बार समझिए कि इसका इस क्वेश्चन से 84 से लेकर के आप समझ जाइए कि जितने भी ऑप्शंस हैं ना
सब सही है. नेट कॉम्पनसेशन टू द एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड नेट रिटेन अर्निंग ऑफ अ रेसिडेंट, तीनों सही है. इसका आंसर है डी. सॉरी, ऑप्शन 1. अच्छा, इसी का, इस क्वेश्चन का. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम. देखिए, एक होता है ना नेट, आपका जो भी इनकम हो रहा है ना वो फैक्टर कॉस्ट होता है, एक मार्केट प्राइस होता है. वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम को डिफाइन करने का. तो जब आप एक कंट्री का नेशनल इनकम डिसाइड कर रहे होते हैं ना, तो आप इस कंट्री में आपका इंडियन भी है, और कोई हो सकता है कि यूएस का बंदा जो काम कर रहा हो, चाइना का बंदा काम कर रहा हो. उसी तरीके से ये दुबई में अगर देख रहे हैं तो दुबई में इंडियंस हैं जो कि अपना पैसा यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, और कुछ हैं जो दुबई के यहाँ काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा इधर भेज रहे हैं. तो जब हम लोग नेट का बात कर रहे हैं ना, तो नेट मतलब कि ग्रॉस से हम लोग माइनस करके उस चीज़ को नेट ला रहे हैं, वो जो भी उसका वैल्यू है. तो अगर बाहर से कुछ भी पैसा आ रहा है तो एम्प्लॉयज़, तो नेट कॉम्पनसेशन कुछ है जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ को पैसा वहाँ दे रहा है, कुछ है वहाँ का जो पैसा उसको दे रहा है. तो सबको मान लो कि 10 रुपये उधर दिया, 20 रुपये उधर दिया, माइनस नेट करके नेट जो है वो 10 रुपये आया. समझे? बेसिकली नेट कॉम्पनसेशन जो एम्प्लॉय, तो वो पैसा इधर आया ना, ये -20 भी हो सकता था, उधर जा रहा है. तो सबको माइनस प्लस करते करते जो है आप एक फैक्टर इनकम निकालेंगे. जैसे इंडिया में आप भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, तो आप पैसा कमा रहे हैं तो वो एक इनकम हुआ. एक है जो बाहर जो हो सकता है यूएस का बंदा यहाँ काम कर रहा है, वो अपना पैसा वहाँ भेज रहा है, तो वो इनकम उधर जा रहा है. सभी का नेट मिला करके वो चीज़ है. ठीक है, तो तीनों होगा उसका आंसर. ठीक है. विथ रेफरेंस टू द नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम. देखिए, दिखने से डरावना लग रहा है, पता नहीं क्या है. नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, NGFS, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. बिल्कुल भी आपको नहीं पता है, चलिए ठीक है, हटाइए. इतना पता है कि कुछ ग्रीन टाइप का है, ग्रीन बजटिंग सुना होगा कि ऐसे मैकेनिज्म बनाओ जिससे कि जो सस्टेनेबल हो, जिसमें पोल्यूशन ना हो, ऐसे मैकेनिज्म को, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाओ, इस तरीके का कुछ. ठीक है. It aims to analyze the consequences of climate change for the financial system. जनरल हो सकता है भैया, गलत तो नहीं लग रहा है, टिक मार दिया. It seeks to mobilize mainstream finance to support the transition towards a sustainable economy. ठीक है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट लग रहा है. ठीक है, 2 स्टेटमेंट सही हो गया. मान लो नबार्ड हैज जॉइंड, मेरे को नहीं मालूम, छोड़ दिया मैंने. NGFS was launched at the Paris One Planet Summit in, थोड़ा कुछ इन्वायरमेंट टाइप का कुछ लग रहा है. ठीक है, इसको भी टिक मार दो, तो ये गलत ही होगा, आंसर वही है. ठीक है, सॉल्व करने से मतलब है फिर जाके रिसर्च कर लो कि क्या है भाई. देखिए, हर चीज़ को आप नहीं रिसर्च कर सकते, एक बार जान लीजिए. UPSC चाहता भी नहीं कि आप रिसर्च करें. सॉल्व किया, आगे बढ़ो. ठीक है. टू 2015 में ये सवाल आया हुआ है. With reference to the art and archaeology history of India, which one was made earliest? NCERT में अगर आप खोल के पढ़ेंगे ना, इसका फोटो बना हुआ है धौली में, अशोका के टाइम में, मौर्यन, छोटी सी एक हाथी बनी हुई है. यहीं पर होगा ना. धौली कितना दूर है यहाँ से? हाउ फार? आइडिया नहीं है, जाके देखिए सब. 2015 में सवाल आया है UPSC में. ठीक है. अब जैनिज्म पे सवाल देख लीजिए 87. कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूँ. लेकिन ये बात भी मान लीजिए कि पढ़ के भी सॉल्व नहीं होना है, इसे प्रेजेंस ऑफ माइंड से सॉल्व होगा. एंड UPSC इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है. With reference to ancient Jainism, which of the following statement is correct? Jainism was spread in South India under the leadership of स्थलबहु. NCERT में पढ़ेंगे ना, तो स्थलबहु और भद्रबहु 2 आपको दिखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे. चंद्रगुप्त मौर्य had embraced Jainism. His grandson Ashoka had embraced Buddhism, but चंद्रगुप्त मौर्य had embraced Jainism. और लास्ट में वो चले गए थे साउथ. ठीक है, पर स्थल बहू के साथ नहीं गए थे, भद्र बहू के साथ गए थे. ये जो स्थल बहू था ना, स्थल मतलब एक स्थान,
है ना, स्थल, मुरस्थल, मरुस्थल, या फिर स्थल मतलब एक जगह स्टेशन, जो वहाँ रुक गया नॉर्थ में वो स्थल है। स्थल बहु, बहु मतलब बहुत, बहु, बाहुबली मतलब बाहु बल, बहुजन समाज मतलब बहुत सारे ऐसे जनों का समाज, ठीक है। तो बहुत लोग जो रुक गए वो स्थल बहु, और बहुत लोग जो नीचे चले गए, कर्नाटका चला गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, आई हैड अ बिरयानी। सो पॉइंट इज कि भद्र बहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नीचे आ गया, स्थल बहु वहीं रुक गया। तो अब रटने की भी ज़रूरत नहीं है, स्थल मतलब जो रुक गया, भद्र जो नीचे आ गया। तो साउथ गया तो भद्र बहु गया। जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ अंडर लीडरशिप, ये गलत है, करेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। द जैन्स हु रिमेन्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बहु were called Shvetambars after the council held at Patliputra. श्वेतांबर जैनिज्म में होता है ना, श्वेतांबर जो वाइट कलर का कपड़ा पहने थे, श्वेत मतलब वाइट, अंबर मतलब कपड़ा, और एक दिगंबर होते हैं जो वस्त्र को त्याग देते हैं, ठीक है। द सेकंड वर्ड, द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो हियर, द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, बिकॉज ये उल्टा है। द जैन्स हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्र बहु, ये जो भद्र बहु है वो नीचे गया, ठीक है। वे आर कॉल्ड श्वेतांबर, दे आर नॉट कॉल्ड श्वेतांबर, दे आर कॉल्ड दिगंबर। जो नीचे गए वो दिगंबर रह गए, और जो ऊपर रहे वो श्वेतांबर बने, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट तो गलत है। और जैनिज्म enjoyed the patronage of Kalinga king Kharavela in the 1st century BC। ये दिया हुआ है क्या आप लोग उधर बुक में, ऐसा है क्या, कुछ पता है इसके बारे में, है यहीं पर है क्या कुछ, खारावेला है, यू नो इट, अच्छा चलो, इट हैज़ बिट ऑफ उड़ीसा का कॉन्टेक्स्ट, कलिंगा किंग, ठीक है। तो ये सही हो गया, तब तो सॉल्व ही हो गया सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पता है तो सही है, करेक्ट। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप इमेजेस लाइक द बुद्धिस्ट, नहीं, ठीक है। तीर्थंकराज रहे हैं, महावीरा वॉज द 24th आपका तीर्थंकर बेसिकली रहा है, ठीक है। जैनिज्म का टॉपिक था थोड़ा सा, जिनका फिलॉसफी है ऑप्शनल या फिर एकदम ही वो थोड़ा सा ये रिलीजियस स्टडी, बिकॉज इसमें बहुत कुछ क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ देते हैं जैनिज्म में। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप यू कैन नॉट मास्टर दिस टॉपिक, क्योंकि यूपीएससी विल आस्क एब्सोल्युटली एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वहाँ पे बैठ करके दिमाग लगाओ सॉल्व करो। तो दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स डोंट गिव टू मच ऑफ टाइम इनटू स्टडिंग व्हाट जैनिज्म इज, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है, सवाल आता है इससे, ठीक है। अब देखिए ये अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चावदर ताल सत्याग्रह रेफर्स टू व्हाट। देखिए मराठी, थोड़ा सा जिसको भी मराठी पता है ना वो ये, चावदर मतलब चमड़ा, मतलब लेदर, ताल मीन्स रिवर, है ना, पानी वानी पीने के लिए रोक रहे हैं एंड ऑल दैट। चावड़ा मतलब पीपल वो कमिंग फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कॉबलर्स, जिसको चमार भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना, अनटचेबल्स। तो जैसा कि एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम महार कम्युनिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये जो भी सत्याग्रह हो रहा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ा देर पहले, महार सत्याग्रह, ये उसी का दूसरा नाम है। तो चादर मतलब आपका चमड़ा, तो उसी तरीके से जोड़ करके तोड़ करके आपको निकालना, तो ये महार सत्याग्रह इसका आंसर, समझे आंसर कैसे आएगा। तल, तालाब, कुछ ऐसे मतलब वर्ड होगा ना, जैसे कि आपको उसी से मीनिंग निकालना है। आपको किस किताब में ढूंढने जाइएगा, किधर, कहीं नहीं मिलने वाला है ये सब, वहीं पे दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए इसको। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग सवाल बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा, राजकोट सत्याग्रह तो कहीं पढ़ा ही नहीं, चंपारण पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। अब एक चीज मेरे को बताइए, राजकोट वॉज अ प्रिंसली स्टेट, है ना, गुजरात,
was a princely state. Princely state इंडियन नेशन में कब आया? 47 के बाद ही आया, या 47 ही के आसपास आया होगा, इतना पता है ना. चलिए अब देखिए सवाल को सॉल्व कर. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राजकोट सत्याग्रह ऑफ 1939, मतलब अभी भी प्रिंसली स्टेट है ना 39 में. फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दिस सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ राजकोट. प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या करेगा, है ना. ब्रिटिश इंडिया में ना ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन होगा. पूरा इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स एंड कमिश्नर प्रोविंसेस, है ना. 3 जगहों पे बांटा गया था. तो लगता है पहला स्टेटमेंट सही है. ब्रिटिश राजकोट में क्या कर रहा हो, तो प्रिंसली स्टेट है. उसका अगर कोई दिक्कत होगा तो वहाँ के राजा से होगा. काट दें, कट सकता है ना, कॉमन सेंस है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो ये कट गया, ये कट गया. 2 सही है. तीसरा पे देखते हैं, पहले 2 भी रीड कर लेते हैं. इट वॉज अ लार्ज स्केल अटेम्प्ट इन ट्राइंग टू अचीव कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज बाय मीन्स ऑफ मास सिविल डिसोबीडियंस. चलो ठीक है, मान लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में आ चुका था. ये भी कुछ होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करो, राजा का वहाँ से कोई दिक्कत होगा उसको. दिस सत्याग्रह वॉज लेड बाय महात्मा गांधी 1939. गांधी जी को 1942 के बाद ही जेल हुआ है लंबा. उससे पहले 1939 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के इर्द गिर्द कांग्रेस की रूल चल रही थी. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तभी तो उन्होंने रिज़ाइन किया है ना. देखिए कांग्रेस गिव अप. तो मे बी और मे बी नॉट, वन डजंट नो, पर इसका आंसर है महात्मा गांधी ने किया है. गेटिंग द पॉइंट. महात्मा गांधी भी आपका गुजरात से, ठीक है. देखिए अब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इस ऐसे क्वेश्चन में ना आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं. 2 को आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है. 2 and 3 and 2 ओनली में आ गया. अब 3 है कि नहीं, बुक में नहीं दिया हुआ है. राजकोट सत्याग्रह क्या है, कितने सत्याग्रह का आप एक एक ब्यौरा थोड़ी लेके घूमेंगे. पर ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी आ रहा है या सत्याग्रह आ रहा है तो लॉजिकली लग रहा है कि मे बी इट माइट बी ट्रू. तो टिक मार दो, ठीक है. इस पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है. 90th हम लोग देखते हैं. बात समझ में आ रहा है एवरीबडी. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये एनसीईआरटी में एकदम साफ दिया हुआ कौन सा है. दिल्ली में जनरल बख्त खान थे, पटना में पीर अली खान, लखनऊ में आपका बेगम हजरत महल. एक लिस्ट है, अहिरवाल में आपका राव तुलाराम. ये सारा स्टेटमेंट सही है. 1, 2 and 3 एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है. अब ये देखिए इंपॉर्टेंट. ही इज कॉल्ड द सोक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र. ही इज द पॉलिटिकल टीचर ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले. गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, ठीक है. इनके गुरु है कोई मराठे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना. एंड हेल्प्ड हिम एस्टैब्लिश, हेल्प्ड हिम ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड हेल्प एस्टैब्लिश पूना सार्वजनिक सभा. सबको पता है पूना सार्वजनिक, एमजी रानाडे, है ना. एमजी रानाडे क्लियर है. महागोविंद रानाडे, ही वाज आल्सो अ जज, ठीक है, एंड अ वेरी पॉलिटिकल थिंकर आल्सो. कम्युनल अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. कम्युनल अवार्ड, कैन आई गेट अ पेन, दूसरा पेन प्लीज. आस्क समबडी एक्स्ट्रा पेन. थैंक यू. अब देखिए कम्युनल अवार्ड में क्या होता है. रैमसे मैकडोनल्ड, है ना. रैमसे मैकडोनल्ड वाज, अरे इट इज नॉट, इट्स ओके, प्लीज सिट डाउन. रैमसे मैकडोनल्ड वाज द प्राइम मिनिस्टर. वी ऑल नो कम्युनल अवार्ड वाज गिवन व्हेन एवरीबडी, जो भी मिल रहा था सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया. लो भाई तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो. अच्छा, यू आर यूरोपियन, यू टेक इट. यू आर सिख, यू टेक इट. यू आर वुमेन, यू टेक इट.
Everybody, you are minority, you are Muslim, you take it. Everybody was given the communal award. Which of the following statement is correct? देखो interesting बात ये है कि it even reserved women for women except North Western Frontier Province. North Western Frontier Province में नहीं दिया था. ये this is the take away. ठीक है, this statement is wrong. Thank you. अच्छा, इससे पहले लखनऊ पैक्ट हो चुका था. वी ऑल नो ना लखनऊ पैक्ट. लखनऊ पैक्ट हैड हैपेंड इन 1916. यहाँ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने मिल करके एक पैक्ट साइन किया था वेर इन यू नो दे वुड बी गिवन प्रेफरेंस टू मुस्लिम्स के रिजर्वेशन राइट्स को देंगे. तो व्हेन दिस कम्युनल अवार्ड केम, कांग्रेस disagreed but it did not reject it because something like this had already taken place. और इसी के बाद आपका पूना पैक्ट आता है वेरिन जब शेड्यूल कास्ट को इन लोगों ने जो कम्युनल अवार्ड दे रखा था, गांधी जी अपोज टू दैट एंड बी आर अम्बेडकर टोल्ड कि वी वांट दिस रिजर्वेशन. तो गांधी जी ने मना कर दिया था. गांधी जी हड़ताल पे चले गए. ठीक है, फास्ट अंटिल डेथ. Ultimately, Pune Pact had to be signed, wherein this reservation, there was two things: separate electorate, और एक है reservation. These two are completely two different things. मतलब अगर if there are two seats which are having separate electorate, मतलब यहाँ पे सिर्फ वो बंदा जिसका रिजर्वेशन है, मान लो कि अगर किसी शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, ओनली दैट पर्सन कैन एंड ऑल्सो उसको वोट भी सिर्फ वही लोग देगा. बात समझ में आई? इफ एनी सीट इज हैविंग अ रिजर्वेशन, इट मीन्स मान लो ये सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, इलेक्शन होना है एंड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट इज फॉर शेड्यूल कास्ट. नाउ व्हेन आई से रिजर्वेशन, दैट मीन्स एब्सोल्युटली एनीबडी विल कम एंड गिव वोट, बट वो सीट शेड्यूल कास्ट के पास जाएगा. हिंदूज कैन वोट, मुस्लिम्स कैन वोट, सिख कैन वोट फॉर दैट सीट, बट द पर्सन सिटिंग देयर विल बी शेड्यूल कास्ट. But when you say that it has a separate electorate, it means कि वहाँ शेड्यूल कास्ट बैठेगा और वो शेड्यूल कास्ट को वोट देने वाले लोग भी शेड्यूल कास्ट ही रहेंगे. डिफरेंस समझ में आया? तो इस कम्युनल अवार्ड में क्या हो रहा था, जिनको भी कम्युनल अवार्ड दिया गया ना, उनको वोट भी वही लोग दे रहे थे. क्या मतलब एक ही जगह पर देखिए, कोई भी सीट है अगर मुस्लिम के लिए तो वहाँ से मुस्लिम खड़ा होगा, सिर्फ मुस्लिम. दूसरा पार्टी का हो सकता है वो, पर होगा वो मुस्लिम. गेटिंग द पॉइंट? सेपरेट इलेक्टोरल, और उसको वोट देगा सिर्फ मुस्लिम. तो गांधी जी ने इस बात को रेज किया कि ऐसा नहीं सही है, इससे जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता चला जाएगा. तो इसलिए बी आर अम्बेडकर और उनके बीच पूना पैक्ट साइन हुआ और बी आर अम्बेडकर फाइनली रिलक्टेंटली अग्रीड. पर उन्होंने कहा कि ये रिजर्वेशन बढ़ाओ. ठीक है, सब वोट देगा, कोई दिक्कत नहीं है. सेपरेट इलेक्टोरेट तुम कम करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे. पूना पैक्ट में ये लिखा हुआ था. पर जो रिजर्वेशन 72 सीट्स के लिए था उसको 140 करो इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. कुछ सीट्स रिजर्व करो सेंट्रल में भी. फाइनली दिस कम्युनल अवार्ड वाज गिवन. ठीक है, तो कांग्रेस unanimously passed a resolution to denounce the communal award. गलत. They disagreed, but they did not reject it. Why? Because already लखनऊ पैक्ट 1916 में ऐसा कुछ हो चुका था and Congress had given it. अगर आप किसी बात को पे ऑलरेडी अपना कंसेंसस दे चुके हैं 20-25 साल पहले. एक एग्जाम्पल लीजिए कि सपोज दैट देयर इज वन पर्सन, ही हैज ऑलरेडी मैरिड समबडी बाय हिज चॉइस. उसने लव मैरिज कर लिया. His child after 20 years or 30 years wants to do love marriage. Do you think that he will be in a position to stop? Logically, बोलेगा नहीं मैं तुमको नहीं करने दूंगा लव मैरिज. तो वो क्या बोलेगा, आप भी तो किया 30 साल पहले. लॉजिक समझ में आया? Likewise, in the Lucknow Pune Pact, they had already given the consensus to this Hindu-Muslim Pact, which was sort of a communal award. और फिर उसके बाद 20 साल के बाद ये आया तो ये भी बोला कि अच्छा ठीक है, कंप्लीटली डिनाउंस नहीं करेगा पर रिजेक्ट नहीं करेगा, पर बोलेगा कि नहीं नहीं है, सही नहीं है. बात समझ में आए? पूना पैक्ट एंड कम्युनल अवार्ड इज इंपॉर्टेंट. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. इट प्रोवाइड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लास मुस्लिम्स एंड सिख. दिस इज राइट. द कम्युनल, अच्छा पहले 2, 3 और 4 गलत है तो इसको काट देते हैं.
करेक्ट क्या है फिर? रिजर्व सीट्स इन ऑल एक्सेप्ट, ये तो सही है, ठीक है। 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 सही है, तो मतलब ये सही है। अच्छा 2 और 3 सही है, अच्छा 4 तो गलत है, ये कट गया। 2 और 3 होगा तो ये कट गया, बचा 1। द कम्युनल अवार्ड वॉज एन इशू। अच्छा तो इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आपको पहला पता ही होना चाहिए। आपने सब साम दाम दंड भेद लगा लिया, नहीं आंसर है, तो अब क्या करो भाई, लोथियन कमेटी था कि नहीं था, आंसर है कि था, बट नॉनलेस आप ठीक ठीक पोजीशन पे आ गए। जीरो नॉलेज हमने से अच्छा कम से कम आप आए, तो दिस इज लोथियन कमेटी, दिस इज ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या आया था? बैटल ऑफ बक्सर। कौन कौन था बैटल ऑफ बक्सर में? मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम टू, ठीक है। बहादुर शाह, ये क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला डाइड आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी, है ना, ही वॉज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। उसके बाद उसके ही फादर इन लॉ को, जो कि मीर जाफर था, उसको ही वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। मीर जाफर वॉज मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी। नाउ दिस मीर जाफर wanted to free himself from the clutches of the Britishers. Now once Mir Jafar had been placed in a position, so he was supposed to do what Britishers wanted him to do, है ना, because they threw Sirajuddaulah on his insistence. Britishers wanted to get into Bengal and they knew that यहाँ पे plotting चल रही है, सिराजुद्दौला को मारने का बात यही चाह रहा है करने। तो सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हार्डली एनीबडी वाज किल्ड, not a shot was, not a you know only मदन मीरान, 2-4 लोग थे जो मरे, ठीक है। अदरवाइज मीर जाफर गया और बोला लो, और फिर दे टुगेदर दे वेंट टू सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला हैड गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीर जाफर कि आप देख लीजिए, आई एम गोइंग, बिकॉज इट्स क्वाइट एन ईजी बैटल, हरा देंगे हम लोग आराम से। मीर जाफर गया रॉबर्ट क्लाइव के सामने, बोला लो चल के अटैक करो, गए। सॉरी, हाँ, दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ पपेट रेजिम, तो दे वेंट, गॉट इन होल्ड ऑफ सिराजुद्दौला, किल्ड हिम, मीर जाफर को पोजीशन कर दिया नवाब ऑफ बंगाल। बट आफ्टर द प्रॉब्लम स्टार्टेड आफ्टर दैट, he started plotting to get rid of Britishers now, because Britishers had become very powerful, and so he started sort of conspiring with the Dutch लोगों को बोला कि भाई हमारी मदद करो ब्रिटिशर्स को हराने में एंड ऑल दैट, ठीक है। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने उसको भी उठा के फेंका और मीर कासिम को लगा दिया। मीर कासिम became the नवाब ऑफ बंगाल, but मीर कासिम shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर, है ना, because he wanted to stay away from all the complexity that was happening. So he shifted. Ultimately वहाँ पे भी पट्टा का प्रॉब्लम हुआ, जो कि आपका जो पट्टास का मेजर प्रॉब्लम होता है ना, टैक्स वैक्स करने के लिए जो आप ये जो ट्रेड करने के लिए जो पासेस चाहिए होते हैं। Ultimately he got so frustrated that he told शुजाउद्दौला, ठीक है, and Shah Alam, who was the Mughal emperor at that point of time, to come together and fight a battle, and this battle is called Battle of Buxar, that happened in 1764, and this battle में वो सब लोग हार गए बुरी तरीके से, and after this in 1765 Treaty of Allahabad was signed, ठीक है, wherein the Diwani rights were given for the very first time, ठीक है, 26 लाख रुपए में, 26 लाख रुपीस पर मंथ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त वो खुद भागा भागा फिर रहा था, शाह आलम। शाह आलम वॉज नॉट इन दिल्ली बिकॉज मराठाज हैड, महजिद सिंधिया एंड अदर हैड ऑलरेडी, इट्स अ हिस्ट्री पार्ट यार, आराम से भी पढ़ाएंगे, मोटा मोटी बात समझ जाओ कि ये सब चल रहा था बेसिकली, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर वर्सेस क्लाइव है क्या, काट दो। बैटल ऑफ वेंडी वॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। ये बैटल ऑफ चिलनवाला, ये जो है आपका पंजाब में है, ठीक है, दिस इज इन मॉडर्न डे पाकिस्तान, और ये आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर का हिस्सा है, ठीक है। पर मान लो नहीं मालूम है आपको। बैटल ऑफ खारदा, निज़ाम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये
निज़ाम और ईस्ट इंडिया कंपनी में नहीं हुआ, ये निज़ाम और मराठास में हुआ है। गॉट द पॉइंट। खारदा देखो साउथ में, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा ये, ठीक है, बैटल ऑफ बंडीवाश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हिल्टन यंग कमीशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो पहले ही स्टेटमेंट है हिल्टन 1920s में। विथ रेफरेंस टू द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, with reference to first general elections, which of the following of independent India, which of the following statements are correct? Elections were held on the basis of universal suffrage and anyone over the age of 18 could cast his vote. लगता है ये सही है। 18 साल राजीव गांधी की एज में किया, के एरा में किया गया है, 21 साल से 18 साल, पहले 21 साल था, तो ये गलत है। मान लो कि नहीं मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड लार्जेस्ट था कि नहीं, लेट इट बी, ठीक है, तो 1 तो नहीं है डेफिनेटली मालूम है, 1 कट गया, ये कट गया, 2 3 4, यानी मेरे को 2 चेक करना है। देखो अब तो पता ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर्टन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वे इलेक्टेड मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव, यस, कुछ रिप्रेजेंटेटिव एक सीट पे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, बाद में उसको 60s में अबॉलिश कर दिया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लॉस्ट हिज इलेक्शन, बताओ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुंबई से खड़े हुए और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ही लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम बॉम्बे अल्टीमेटली, फिर उनको आपका राज्यसभा भेजा गया दूसरे जगह से, ठीक है, सेकंड इलेक्शन भी ये लड़े, वो भी हार गए। ही वाज़न्ट अ वेरी, मतलब ये सारी चीज़ें थी। लॉस्ट हिज इलेक्शन फ्रॉम बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। पहला कटा तो ये तो है। अब इसमें आ जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज इंडीड द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी, याद है ये आज़ादी फेक है वाला जो क्वेश्चन था, है ना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो रिलेट करके पढ़ो, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज चलते ही रहते थे, ठीक है, लेफ्टिस्ट, और यही लोग हैं जो बाद में आपका वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु एंड ऑल दैट बिकेम द CM फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द 70s ऑल्सो, एंड दिस वाज द केस। तो आंसर इज 2 3 4। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडिल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म खुद कश्त, अब यार जिनकी उर्दू सही है वही इन लोग ये सब सवाल सॉल्व कर पाएगा, समझ रहे हो ना। या उर्दू का क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, उर्दू ये सब सवाल कैसे सॉल्व होगा बताओ ना। फारसी, उर्दू, जिनको उर्दू फारसी आती है वही कर सकते हैं। खुद मतलब सेल्फ, कश्त, कश्त, कश्त है कुश्ती, या फारसी वर्ड है पही कश्त, खुद नहीं करके दूसरे, खुद की ज़मीन पे जो खेती कर रहा है या दूसरे की ज़मीन पे जो खेती कर रहा है, कश्त, ठीक है। 2 kinds of peasants। इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप यार, इसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, इसमें बस जो एक फील लो और टिक मारो या छोड़ दो, ठीक है। टेम्पल्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोन्स, ग्रीनिश और ब्लैकिश क्लरिस शिस्ट, पॉपुलरली नोन एज सोपस्टोन। द प्रेजेंस ऑफ स्टार शेप्ड हैलिबिड इसको कहते हैं। द पिलर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ टेम्पल आर प्रेजेंस ऑफ फीमेल फिगरिंग्स लाइक शलभंजिका एंड मदनिकल। इतना सुनने और पढ़ने के बाद, इतना रिसर्च करके अगर जा रहे हो, यहाँ पे होयसाला दिया हुआ है, टिक मार के आ जाना, क्योंकि होयसाला विजयनगर है। और समझ में आइए, UPSC के लिए कह रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज़ के लिए भी अलग यही है आंसर, और UPSC में आ जाए विजयनगर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टिक मार के आना, बाद में मुझे थैंक्स बोल देना, ठीक है। तो होयसाला है ये बेसिकली, ठीक है, दिस इज़ योर विजयनगर में, पर NCERT में दिया हुआ है। शलभंजिका, मदनिकाई, ये सारे वर्ड्स यूज़ हैं। थीम्स ऑफ हिस्ट्री में पढ़िएगा ना, थीम्स जो NCERT की आती है, थीम्स, देयर आर 3 themes दैट यू हैव टू, थीम 1, थीम 2, थीम 3, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न वाला, उसमें ये सारे वर्ड्स हैं। प्रेजेंस ऑफ स्टार शेप्ड प्लेन, हैलिबिड, ठीक है। अनेक अंतवाद, अगेन फिर कुछ जैनिज्म, बुद्धिज़्म का कुछ है। देखो यार, ये सारी चीज़ों को मैं ऑनेस्टली यही एडवाइस दूंगा कि देख लो, क्या इसका आंसर 2 and 3 है, देख लेना यार। ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं क्या एक्सप्लेन करूँ इसमें, मुझे खुद समझ में नहीं आता कहीं, ठीक है। इसका आंसर 2 and 3 है, नथिंग मच आई कैन डू अबाउट दिस। कुछ हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स of ancient India talks about the birth of son of Lord Shiva
एंड पार्वती। शिव और पार्वती के जो बच्चे हैं उनका नाम कुमार। ज़्यादातर जो आप देखते हैं हिंदू नेम्स इंडिया में होते हैं उसमें कुमार या प्रिंस के लिए कुमार या कुमार, इस तरह ये यहीं से आता है। शिव और पार्वती जी के जो बच्चे हैं उनका नाम, उनका लॉर्ड कार्तिकेयन भी कहते हैं उनको, कुमार भी यूज़ होता है। और यहाँ पे आपको कुमार संभव जो है कालिदासा का लिखा हुआ एक संस्कृत पोएम है जो चास्ट हिंदी में लिखा, संस्कृत में लिखा हुआ, तो यही है, इसके बारे में बात हो रही है। लास्ट सवाल ही देख लेते हैं। द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ मुगल्स इन इंडिया वाज मेनली गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। जो इंडिया, इसका इंटरेस्टिंग बात ये था कि एक्सेप्ट फॉर वन इंस्टेंस ऑफ शाहजहां, जो बाबर आया था वो सेंट्रल एशिया से, उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे ट्राइब्स थे, तो एंड ही लॉस्ट ऑल हिज बैटल्स बिफोर ही केम टू इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो सेंट्रल एशिया से वो भागते भागते यहाँ आया, अल्टीमेटली डिफीटेड एंड बिकेम मुगल एम्पर। बट ही ऑलवेज केप्ट ऑन थिंकिंग ऑफ गोइंग अबाउट द वेयरअबाउट्स। उसकी जो फैमिली है, ही केम फ्रॉम द लीनेज ऑफ तैमूर एंड चंगेज़ खान। पर ये लोग जानते थे कि ईरान, इसलिए आप देखोगे कि मुग़ल आर्किटेक्चर में ईरान का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं इंडो पर्शियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, इंडो पर्शियन मुग़ल एम्पर, क्योंकि उनका जो टेक अवे है ना, सैफविद एम्पायर हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एम्पायर जो ईरान के थे, दे यूज्ड टू लुक अप टू दैट, बट ये कभी भी एक्सटेंड नहीं करते थे। जब हुमायूं भी भाग के गया, जब शेरशाह ने उसको दौड़ा दिया है ना, शेरशाह, तो ही रैन एंड वेंट टू ईरान and took refuge over there. They had good terms and they used to look up to the Iranians, but the Iranians were Shia and they were Sunnis. तो एक चीज़ तो था, तो बेसिकली इन लोगों ने कभी उस तरफ एक्सपैंड करने का नहीं सोचा, मेंटेन करके रखते थे ठीक ठीक अपना। तो यही क्वेश्चन है, अब ये सब किसी बुक में नहीं मिलेगा, कॉमन सेंस लगाओ एंड यूज योर कॉमन सेंस एंड ट्राई टू कम टू एन आंसर। Foreign policy of Mughals in India was mainly guided by which of the following objectives? Strengthening the defense of India to secure their hold. ठीक है, nothing wrong in it. ठीक है, need to overpower other leading, need to overpower, मतलब थोड़ा सा objectionable लग रहा है, आगे देखते हैं। Promotion of India's commercial interest, ठीक है, maintaining balance of power in the Central Asian region. देखो the answer is 1, 3 and 4. ठीक है, The need to overpower ये एक strong statement है, 2 काट दो, ठीक है। This covers your test 2. बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही वो लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड लिया, ठीक है। Now let's get to the first test, उसको भी कर ही लेते हैं।